जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर भागलपुर जिला के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के रसीदपुर कालीस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जली हुई रोटी करार देते हुए आम जनता से जदयू सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। क्या कुछ कहा RCP सिंह ने, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के संचालक महोदय। और इनका नाम कितना अच्छा है, इनका नाम है कन्हैया। कन्हैया तो आप जानते हैं कृष्ण भगवान का नाम था, और मैं बोलने वाला हूँ, मेरा नाम है रामचंद्र। और देखिए इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो क्या नाम है, धर्मेंद्र। वो धर्म के भी इंद्र हैं जी, धर्मेंद्र मंडल जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर हमारे अभी आप सुन रहे थे, हमारे जितने भागलपुर के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सबका आपने सुना, चाहे वो हमारे पंचम जी थे, हंसल बाबू थे, विपिन जी थे, जयकांत जी, सबका आपने सुना है। मंच पर हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अधिकारी हैं, दूसरे जिले के भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि आज कर्पूरी जी की 101वीं हम लोग जयंती मना रहे हैं, और उसमें आधी आबादी की उपस्थिति भी आधा से ज्यादा। तो सब मिलकर के हमारी जो नारी शक्ति है ना, उनका अभिनंदन करने के लिए जोर से ताली लगाइए ना। इतनी संख्या में आइए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों के लिए ही कुछ बातों को रखूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको गौर से सुनिएगा, और जितना याद रह जाए उसको याद कर लीजिएगा और लिखिएगा। क्योंकि आगे जब आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी? जब आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए आपकी सरकार क्या करेगी, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और इसी क्रम में मैं शुरू कहां से करूंगा, जिनकी जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। किनकी जयंती मना रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर जी की। अब बताइए जरा, आज की तारीख में इतने लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं के गांव में किन्हीं का नाम कर्पूरी है क्या? बहुत कम होना नहीं है। कर्पूरी जी आज 101 वर्ष पहले पैदा हुए। जरा समझिए कैसी स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी। और आप जानते हैं जिस समाज में पैदा लिया था, आप सब जानते हैं किस समाज में पैदा उन्होंने लिया था। घर की स्थिति कैसी थी? कोई उनका पक्का घर नहीं था, खपड़ेल का भी घर नहीं था, झोपड़ी था, सिर्फ झोपड़ी। जरा जितनी हमारी माताएं यहां हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे पुरुष भाई लोग हैं, इसको जरा सुनिए कि उस विपरीत परिस्थिति में भी कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपना जीवन को आगे बढ़ाया, उससे हम सब लोगों को सबक लेना है, और हम लोग सबको उसके पीछे चलना है। सबसे पहला सबक क्या है? कर्पूरी जिस समाज में पैदा लिए थे, उस समाज का एक पैसे का काम भी आप जानते सब। आज भी उस समाज के लोग पैसा से जुड़े हुए। कर्पूरी ठाकुर जी के पास तो ऑप्शन था कि कहां पढ़ाई लिखाई करे, हमारा जो अपना पैसा है, जो हमारा खानदानी पैसा, उस काम को करे।
लेकिन देखिए कर्पूरी जी झोपड़ी में पैदा हुए, गरीबी की स्थिति में भी रास्ता क्या बनाया? शिक्षा का, पढ़ाई का। और उस समय गांव में उन्होंने पढ़ाई किया। जितने हमारे यहां बच्चे हैं, जितने हमारी महिलाएं हैं, इस बात को समझिए जरा। कर्पूरी जी को पढ़ने जाने के लिए 6-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। 6-6 किलोमीटर। पैर में चप्पल नहीं थे, जूते तो छोड़ दीजिए। लेकिन पढ़ाई किए, माता पिता ने उनका सहयोग किया। और उस जमाने में बहुत कम लोग मैट्रिक पास करते थे। मैट्रिक पास करते और पास किस डिवीजन से किए? फर्स्ट डिवीजन से। जरा सुनिए इसके बाद क्या घटना घटी। उनके माता पिता को क्या लगा कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है, भाई गांव के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनके घर पर ले गए कि बेटा को आशीर्वाद देंगे, आगे बेटा का पढ़ाई में खर्चा हो गए तो बड़े आदमी है, कुछ मदद करेंगे। इस उम्मीद से अपने बेटे को ले गए सबसे बड़े आदमी के घर में। जरा सुनिएगा इस बात। किस परिस्थिति में कर्पूरी जी ने पढ़ाई की और आगे का संघर्ष किया। जब ये याद रखिएगा ना, आप में भी ताकत आ जाएगी, आप में भी वो ताकत आएगी। क्या कहा उस बड़े आदमी ने कि फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो मेरा गोर दबाओ। सुनिए जरा, जो सबसे बड़ा आदमी था उसकी सोच क्या थी, मानसिकता क्या थी? सामंती सोच का व्यक्ति था। वो क्या लगा कि गरीब का बेटा मैट्रिक पास कर गया, वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, और उसकी हिमाकत देखिए कि मेरे मुंह पर आ गया आदमी फर्स्ट डिवीजन पास किया। अब देखिए उनकी क्या सोच रही। वो कह रहे मेरा गोर दबाओ, पैर दबाने। क्या सोचिए कर्पूरी जी को कैसा लगा होगा। आप इतनी माताएं हमारी बैठी हुई हैं, आपका बेटा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करता है, कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। और कोई अगर आपके बच्चे के लिए आप बच्चे को ले जाए उसके दरवाजे पर गांव के किसी बड़े आदमी के यहां, और वो कहे उस बच्चे से कि मेरा पैर दबाओ, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताइए? कर्पूरी जी ने क्या किया, जवाब कैसे दिया? आगे पढ़े, और पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सुधार कहां किया? तो शिक्षा का क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार किया। वो शिक्षक भी बने, गांव में पढ़ाई भी बच्चों को कराए। और एक बात समझ लीजिए, हमारे पंचम जी कहा है, मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में 1967 से पहले कर्पूरी जी शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 से पहले मेरे गांव में सिर्फ 5 व्यक्ति मैट्रिक पास होते, 5। उसमें 4 हमारे परिवार के ही लोग थे, सिर्फ 5 लोग। कोई मैट्रिक पास नहीं कर पाता था। कारण क्या था? अंग्रेजी में आपको पास करना जरूरी था। बिहार का लोग अंग्रेजी में से कमजोर था। जितने गरीब गुरबा लोग होते जो स्कूल पढ़ने भी जाते थे वो अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। देखिए कर्पूरी जी की सोच, कहां से सोचा उन्होंने। और लोहिया जी भी कहा करते थे, उनके गुरु थे, कि भाई अंग्रेज की भाषा अंग्रेजी है, हमारे भारतवर्ष की हिंदुस्तान की भाषा अंग्रेजी नहीं है। जब कर्पूरी जी ने अंग्रेजी की अनिवार्यता 1967 में खत्म किया, तो मैं आपको बता दूं 1967 में मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने क्या बताया कि 1967 से पहले हमारे गांव में सिर्फ 5 मैट्रिक पास थे। 1967 में जब खत्म हुआ अंग्रेजी की अनिवार्यता, तो एक बार में हमारे गांव से 7 लोग पास कर गया मैट्रिक, 7 लोग चूके थे। और लोग की मजाक में क्या कहा कि कर्पूरी डिवीजन आया। ये सोचिए। और एक बात जान लीजिए, वो 7 में से 6 लोगों ने सरकारी नौकरी बाद में किया।
अगर कर्पूरी जी अंग्रेजी जो उसकी जो कंपलसरी था उसको नहीं खत्म करते तो क्या पास करता? क्या नहीं पास करता। आप जरा समझिए कि कर्पूरी जी की सोच क्या थी। शिक्षा में जरा देखिए, हम आप गांव में पढ़े, गांव में पढ़ करके हम आईएएस अफसर बन गए जी। मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर से कसबा में पढ़े, इंजीनियर बन गए। राजेंद्र बाबू गांव में पढ़े, राष्ट्रपति बन गए। बिहार में शिक्षा का स्तर देखिए, मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, पटना कॉलेज में पढ़ता था, मैंने बीए का परीक्षा दिया और उसी के साथ साथ यूपीएससी का परीक्षा दिया, उसमें भी क्वालिफाई किया। स्तर क्या था? कौन पढ़ाते थे? वो कभी ट्यूशन नहीं पढ़े, कभी कोचिंग नहीं गए, पढ़ाए कौन? वही हमारे गांव के शिक्षक, वही हमारे पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर, वही हमारे पटना कॉलेज के प्रोफेसर। आज क्या स्थिति है? पहले क्या था, को समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था? हम लोग पढ़ते थे, ₹2.5 हम लोग को फीस देना पड़ता था। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने, सोच देखिए, उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री, उन्होंने 8वीं क्लास तक का पूरा का पूरा फीस माफ कर दिया। लोगों को मजाक लगेगा, अरे क्या माफ है? उस जमाने में कितने लोग थे जो ₹2.5 या ₹5 का महीना अपने बच्चे पढ़ाने पर खर्च करते? कर्पूरी जी ने सोच रहा देखिए। और उसमें जो स्तर था, गांव के शिक्षक थे, किस प्रकार पढ़ाते थे? कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता था, कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाता था। जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग कहते थे सेंटर हो गया और उसको मैट्रिक की परीक्षा में देना है, उसी हाई स्कूल में, उसी हाई स्कूल के भवन में स्पेशल क्लास चलता था। पढ़ाते कौन थे? उस विद्यालय के सारे टीचर, कोई कोचिंग को ट्यूशन में पढ़ता था। और आज क्या है? जितनी माताएं जरा बता दीजिए, आपके जितने बच्चे हैं, पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल से जाने के बाद उनको कोचिंग जाना पड़ रहा है, ट्यूशन पढ़ने के जाना पड़ रहा है कि नहीं? बताइए सभी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने पर कितना खर्च हो रहा है? कितना खर्च हो रहा है? सरकार क्या कहेगी? मैंने शिक्षा में पूरा का पूरा निःशुल्क कर दिया है, कोई फीस नहीं लगता है। बोलती है सरकार, बोलती है कि नहीं बोलती है? लेकिन आप जरा, आपके ऊपर क्या बीतता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी कहती है कि मैया हमको फल्ला मास्टर के यहाँ टिस्नी करा दो। हमरा टिस्नी बोलता है, ट्यूशन नहीं बोल जाता, टिस्नी बोलता है। कितना खर्च होता है? गरीब के बच्चे को अभी 500 रुपया से 1000 रुपया प्रति महीने ट्यूशन पर खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा? बताइए, बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा? उससे ज्यादा हो रहा है। और अगर मैट्रिक पर जाता है तो कोचिंग, उसको तैयारी करनी है तो कोचिंग, मेडिकल की तैयारी करनी है कोचिंग, किसी सर्विस जॉब में जाना है तो कोचिंग। और आप कल ही पढ़े होंगे, परसों शिक्षा विभाग का हाल क्या है? अखबार में क्या निकला? एक जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, अखबार में, उसके घर में इतना रुपया निकला कि बोरा में रुपया रखा हुआ। परसों की घटना है। पहले कोई सुनता था कि शिक्षा विभाग का अधिकारी भी इतना घूस लेगा कि पैसे को बैंक की जगह बोरा में रखना पड़ेगा। और हमारी सरकार क्या कहती है कि हमारा जो है करप्शन पर 0 टॉलरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब जरा सोच लीजिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या बोरा में 2-2 करोड़ रुपए लग रहा है, फिर भी आपके शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं आती है क्या? कहां से पैसा है? किसका शोषण कर रहा है? आज शिक्षा में क्या हाल है? जितने हमारे अध्यापक हैं बिहार में, सब तनाव में है कि नहीं? पूछिए जरा, जितने शिक्षक हैं
देखना पड़ता है चाहे 8:30 बज गया, 9 बज गया, हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारी हाजिरी नहीं लगेगी, मेरा पैसा कट जाएगा। शिक्षक को इस बात के लिए मोटिवेट नहीं किया जा रहा है कि वो बच्चों को ठीक से पढ़ाए, बल्कि शिक्षक को कहा जा रहा है कि तुम इतने बजे दफ्तर स्कूल पहुंचे हो कहीं पहुंचे। शिक्षक तनाव तो है, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या पढ़ाएंगे? बच्चा खुद तनाव है। बच्चे को बुलाए हैं कि आप पहुंच जाओ 9:30 बजे और पढ़ाई है 4 बजे तक। बच्चे हम पढ़ते थे गांव में, नीतीश बाबू पढ़ते थे, पूछिए मुझे, हम लोग का स्कूल शुरू होता था 10 बजे, 3 बजे खत्म। कौन तनाव देने का आज क्या है? गार्जियन तनाव में कहा है कि बच्चे को सवेरे सवेरे स्कूल जाना है, फिर बच्चे के ट्यूशन के लिए खर्च करना है। शिक्षक क्यों तनाव में है कि भाई हम समय में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? देखिए एक बात समझे सब लोग, हम लोग यहां बैठे हैं, शिक्षक में और हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षक का क्या काम है बताइए? एक शिक्षक एक विद्यालय में गणित पढ़ाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनका क्लास लगना है 12 बजे, पर चाहिए क्या कि 12 बजे से पहले अपने यहां वो पहुंच जाए। वो क्या करेंगे 9:30 बजे पहुंच करके स्कूल में? गप ही मारेंगे अगर पहुंच गए तो। क्लास कितने बजे शुरू होगा? 12 बजे। तो भाई शिक्षक का क्या काम है? ज्ञान देना, ज्ञान देना। शिक्षक का काम और नहीं है जो हमारे अंचल के कर्मचारी का है, जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी का है, जो हमारे थाने के कर्मचारी का है, जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी का है। अलग काम है। शिक्षक का काम है बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान देना। और ज्ञान देने के जरूरी क्या है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो तनाव में कभी नहीं रहे, पढ़ते पढ़ाते रहे, जिससे कि हमारे बच्चों को ठीक से वो ज्ञान दे सके। आप सहमत है कि नहीं बताइए? अरे आप लोग सहमत है कि नहीं बताइए? तो देखिए, जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था वो करेगा उसमें हमारा कोई शिक्षक तनाव में नहीं रहेगा। और जब शिक्षक तनाव में नहीं रहेंगे तो ठीक से हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे भी तनाव में नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा तनाव किनको है? तनाव हमारे सब गार्जियन को है कि हमारे बच्चे ट्यूशन कहां से पढ़ेंगे, कोचिंग कहां पढ़ेंगे। उसका भी देखिए हमारे सामने रास्ता है। आप सुनिए इस बात को, जब आपकी सरकार आएगी तो जितने हमारे सरकारी भवन है, स्कूल है, इतना बढ़िया भवन है कि नहीं है? जब क्लास खत्म हो जाएगा 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जितने हमारे बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जिनको आगे कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग सरकारी व्यवस्था से पहले की तरह ही उसी विद्यालय कैंपस में हम लोग ट्यूशन और कोचिंग का काम कराएंगे। आपके पॉकेट से खर्चा नहीं होगा। जो हमारे शिक्षक है, जो इस प्रकार से हमारा एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, उसके शिक्षकों को हम लोग उसका अलग से पैसा देंगे। इससे आप लोग सहमत हैं? बताइए। देखिए एक बात समझिए, बिहार में शिक्षा पर सरकार का 40,500 करोड़ का खर्च है। कितना खर्चा है? 40,500 करोड़ का। जो पहले मुख्यमंत्री थे 2005 तक, या सुन लीजिए इस बात को, उस समय का बजट बिहार सरकार का सिर्फ 23,000 करोड़, और आज शिक्षा का बजट कितना है? 40,500 करोड़। तो 40,500 करोड़ तो सरकार का खर्च है, और हमारी इतने यहां माताएं बहन से बैठी हुई है, इनका कितना खर्चा है? उससे दुगना, क्योंकि हमारा सब ट्यूशन में कोचिंग में खर्च हो रहा है। तो भाई एक का तो खर्चा बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए?
अगर सरकार खर्चा कर रही है तो सरकार ही खर्चा करे, हमारी जनता है वो खर्चा करे। सरकार के पास संसाधन है, उसको देना पड़ेगा। तो देखिए, आपकी सरकार जब आएगी तो आपको कोचिंग पर, ट्यूशन पर एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जरा सुन लीजिए, ये फिर नोट कर लिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हम लोग इस पर तय करेंगे कि जो हमारे प्राथमिक क्लास में बच्चे बच्चियां पढ़ने जाती हैं, आज देखिए सरकार क्या कह देती है कि हमने कपड़ा दे दिया, तो हमने किताब दे दिया, जिसके बारे में रोज लोग बोलते हैं हमने खाना दे दिया। बच्चे समझिए इस बात को, विद्यालय में आज सबसे बड़ा काम क्या रह गया है? शिक्षा का क्या काम रह गया है? दोपहर का बच्चों को भोजन कराना। अच्छा बताइए, स्कूल विद्यालय है या भोजनालय है? बताइए भाई, बच्चे को क्यों भेजते हैं वहां? खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए? बताइए, पढ़ने के लिए भेजते हैं। और वहां जो हेडमास्टर है वो किस चीज के इंचार्ज विधायक बना दिया है? भोजन करवाओ। बच्चा लोग दिन भर थाली कंटन आते रहते हैं, क्या करेगा? माहौल इस प्रकार का बनाना पड़ेगा जो हमारे स्कूल में अच्छी चीज है। बच्चों को अगर दोपहर का खाना बनता है उसकी व्यवस्था अलग से रखिए, उसमें शिक्षक क्यों इन्वॉल्व होंगे? आपने पूरा का पूरा शिक्षक को उसमें लगा दिया, सारे शिक्षक उसी में परेशान है कि कहां से चावल आएगा, कहां से दाल आएगा, कहां से क्या होगा। ये देखिए मुख्य काम जो है, वो कहते हैं कि चले थे हरि भजन को लगे तो पास, और उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। जब पढ़ाइए बच्चों को, भारत के संविधान के बारे में बताइए। और हेडमास्टर साहब जब स्कूल पहुंचे तो बताया सर सबसे अंदर नहीं आई है सर, आज कड़वा तेल मीडिया में रहा है सर, बताइए उनका काम क्या है? उनका क्या है? अध्ययन कर पढ़ाना, और काम क्या करवा रहे हैं इनसे? तो ये देखिए, ये जरा समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा में जो कर्पूरी जी का, सब लोग क्या समझ सीख के जाइएगा कि कर्पूरी जी ने उतनी उनकी बेइज्जती की गई, उतना अपमान किया गया, उसके बाद भी शिक्षा के माध्यम से ही वो जिस मुकाम पर पहुंचना था वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो शिक्षा के लिए आप सब लोग अपने भी सचेत रहिए, और हम लोग आपकी जब सरकार बनेगी तो शिक्षा को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के समाज का विकास संभव नहीं। आप जितने लोग वहां बैठे हुए, इस ठंड में भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन सबसे जो आज चिंता की बात है क्या है? मैं तो गांव में रहता हूं, जाता हूं, 100 में से 25 आदमी आजकल ठंडा लिया लगा हुआ, बुखार लग गया। पहले बुखार लगता था तो क्या होता था? 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता था। 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया का खर्च होता था। और आज क्या है? अगर तबीयत खराब होती है तो अस्पताल पहुंचिए, कितना खर्च होता है। हम बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हम अलग है, ये सर्दी, खांसी, जुकाम, जो साल में 2 से 3 बार हर एक को होता ही है। इसके लिए व्यवस्था क्या है? सरकार कहेगी जाइए अस्पताल हमने खोल रखा है, जाइएगा, पता चला कि साहब को मिल ही नहीं रहा। देखिए, इसमें भी अपनी पार्टी की सोच है, जो व्यवस्था है वो तो है ही। और बिहार में जरा जान लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का बजट 18,000 करोड़ रुपए का नहीं, 18,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अस्पताल को नहीं बंद करेंगे, वो जो है वो चलता रहे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? सुनिए, और खास करके हमारी जो नारी शक्ति, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ये करेंगे कि हर एक परिवार को हम लोग तय करेंगे एक खास अमाउंट
कि 5,000 हो 6,000 हो, प्रति वर्ष उनके खाते में डाल देंगे। किसी की जब भी कभी छोटी मोटी बीमारी होती है तो दवा लेने के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं पटाना। इससे आप सहमत है कि नहीं है? लोग कहेगा कि आप सीपी सिंह भाषण दे रहे हैं कि पैसा कहां से लाएंगे, बोलेगा ना लोग। बिहार सरकार का बजट देख लीजिए, 2,65,000 करोड़ का है जी। कितना का है? 2,65,000 करोड़। पैसे की कमी है, नियत आना चाहिए। पैसा हमारे लोगों के घर में पहुंचना चाहिए, उनके खाते में पहुंचना चाहिए। तो लेकिन स्वास्थ्य में भी हम लोग इस बात का ध्यान रखें। अब जरा आ जाइए, हमारे सारे के सारे किसान लोग यहां बैठे हुए, सब लोग खेती बाड़ी जुड़े हुए हैं। भाई मैंने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है कई बार कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया बिहार में, देश भर में 2019 6,000 रुपया देते हैं, 2,000 का इंतजार में आता है। मैं नीतीश बाबू के साथ था उस समय, मैंने उनको कहा कि अरे सर, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, आप किसान की बात करते हैं, किसान का रोड मैप बनाते हैं, बकाया का सेमिनार करते हैं। किसान बिहार का बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है। उसको क्या चाहिए? जैसे केंद्र सरकार 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में सीधे सीधे दे रही है, तो अगर हम आपकी जगह मुख्यमंत्री होते तो मैं राज्य सरकार की तरफ से 12,000 रुपया देता। अब तो सुनिए, अगर किसान के घर में उसके खाते में जब रुपया आ जाएगा तो क्या करेगा किसान? इसको सुनिए जरा, क्या करेगा? देखिए, उसके घर में जो आवश्यकता है, आदमी हमसे बोला कि अरे सर, जब पैसा दीजिएगा ना तो खर्चा कर देगा, तो हमने पैसा दिए क्या हमको गाड़ के रखने के लिए? पैसा दिया ही जाता है खर्च करने के लिए। अगर किसी किसान ने उनके घर में पैसा बचा और अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा स्वेटर खरीद लिया, तो बिहार में कितने बच्चे हैं? कई करोड़ बच्चे हैं ना, इतना करोड़ स्वेटर खरीदाएगा तो कितना रोजगार आपसे पैदा होगा, जरा बताइए। तो पैसा जो हम अपने लोगों को देंगे और वो लोग खर्च करेंगे तभी विकास होगा, नहीं होगा। तो देखिए, करना क्या है इसमें कि आपको क्या करना चाहिए कि जो किसान है, और ये जरा नोट करने में मैंने कहा ना शुरू में कि ये नोट कर लीजिए कि आपकी पार्टी आशा पार्टी जब 2025 चुनाव के बाद सरकार में आएगी तो जितना पैसा केंद्र सरकार देती है आपके खाते में, उससे ज्यादा पैसा हम लोग बिहार किसान के खाते में डालेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि हम पैसे देंगे, वो लोग खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उस पर हम आएंगे बेरोजगारी पर। हमारी इतनी संख्या में हम महिलाएं हमारी बैठी हुई, नारी शक्ति हम कहते हैं। कई प्रदेशों में अलग अलग नाम से योजनाएं चलाई जा रही हैं, सीधे सीधे वो क्या होगा, महिलाएं हैं उनके खाते में एक मुश्त धनराशि दे दी जाए। यहां भी मैं देख रहा हूं कि एक पार्टी ने इसका प्रचार भी किया है। मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा स्लोगन भी लगा हुआ है, 2,500 रुपया देने की बात वो कर रहे हैं। मैं देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं, मैंने क्या बताया कि 2,65,000 करोड़ आपका बजट है बिहार का। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी शक्ति आबादी कितनी है? आधी आबादी है कि नहीं है? तो 2,65,000 का आधा कितना बताइए? 1,32,000 करोड़। कितना हुआ? 1,32,000 करोड़ पर किसका अधिकार है? उस पर अधिकार है हमारी महिलाओं का, हमारी नारी शक्ति का अधिकार है कि नहीं है? अपना ताली तो बजाइए अपने लिए कम से कम। देखिए, बोलना पड़ेगा
खेल है। और इसलिए देखिए, जब आपकी पार्टी आशा पार्टी सरकार में आएगी तो जितने यहां हमारी नारी शक्ति है सब नोट कर लीजिए, आपके खाते में सीधे सीधे हम लोग उतनी धनराशि भेजेंगे जो आज देश के कोई राज्य इस खाते में नहीं भेजता। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि भाई बिहार की अपनी एक पहचान है। और जरा समझिए कि जब हमारी नारी शक्ति के खाते में आपका पैसा जाएगा, पैसा लगेगा आपको, लोग बोलेगा गया सर पैसा भेज दिए खाते में, सब खर्चा कर देंगे। फिर बोले जब खर्चा करेगी तो किस चीज में खर्च करेगी? कि भाई खान पान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लगते, इससे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिले। तो ये भी देखिए, हम लोग का एक संकल्प होना चाहिए कि ये हम लोग जो हमारी नारी शक्ति है उसको सम्मानित करना चाहते हैं, तो उनके खाते में पैसा दे करके आपको एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। तो देखिए, हो गया शिक्षा का, ये हो गया स्वास्थ्य का, ये हो गया हमारी नारी शक्ति। अब जरा आइए, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है आप लोगों की? सबसे बड़ी पीड़ा है आपके, सबसे बड़ी पीड़ा है कि आज आप छोटे मोटे काम के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो बिना पैसा के कोई काम नहीं होता। आप कहिएगा हमसे कि अरे आप भी तो फिर आप भी तो 5 साल तक उनके साथ थे, तो जरा मुझे बता दीजिए कि 2005 से 2010 में उसमें था साथ में। मैंने क्या कहा था? किसी की हिम्मत थी शिक्षा विभाग के किसी जिला पदाधिकारी की कि इतना घूस ले तो उसको बोरा में रुपया रखना था? क्या हो गया है? देखिए कानून व्यवस्था क्या हाल है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना ना, आप जरा सोचिए, जरा इस बात की तरफ गौर करिए, सब लोग यहां बैठे हुए। नीतीश बाबू की पहचान क्या थी 2005-2010 में? कानून का राज। कानून से अपराधी लोग डरता था, कहीं इनकाउंटर नहीं करना पड़ रहा था पुलिस को, कानून का भय था, और अपराधी लोग बिहार छोड़ के भाग गए। भाई पट्टा रखने की हिम्मत नहीं थी। आज तो बताइए, जो घटना घटी है परसों अखबार में पढ़ रहा था, AK-47 चला रहा है जी। जरा सोचिए, पटना में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उनके सारे मंत्री बैठते हैं, सारे पदाधिकारी बैठते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है उसी टाउन के में तेज धनाधन जाते घूमने चले। और नीतीश बाबू के लोग क्या भाषण देंगे कि बिहार में कानून का राज्य है। बताइए, इतना बढ़िया कानून का राज्य है कि AK-47 से गोली चलाने वाले आप क्या कानून से सुन रहे हो? टीवी पर बोल रहे हो। बताइए जरा, आपके इलाके में कोई अगर इस प्रकार का कांड कर दे तो टीवी पर आएगा, लापता हो जाएगा। और नीतीश बाबू का चूंकि पुराना क्षेत्र है, तो जो गोली चला रहा है वही टीवी पर आकर का अपना बयान दे रहा है। यही कानून का राज बिहार में है। 2005 से 2010 तक हम उनके साथ थे। जितने अपराधी हैं ना, उनकी हिम्मत थी, उनकी औकात थी। और आज क्या है, कानून को थोड़ा दिखा रहा है। ये आपको बर्दाश्त है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? बताइए। आपकी सरकार आएगी, ये जितने इस प्रकार के अपराधी कान खोल कर सुन ले। बिहार में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, मखदूम साहब की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है।
यहां शांति के हम लोग प्रतीक है, और यहां हम लोग इस प्रकार का किसी प्रकार का इस प्रकार का आतंक सोचता को बर्दाश्त नहीं करते। और ये बात पूरी तरह होना चाहिए, इनमें से सब जाना चाहिए। मैं सोचिए साहब, 2 दिन घटना घटे हो गया, कोई बोलने वाला नहीं, बल्कि 22 उन्हीं का संयम के मान भी हो। किसको नहीं नोटिस कर रहे हैं? कानून का राज तो है नहीं, कानून का भय तो है नहीं, बल्कि वो कानून को अपनी पॉकेट में लेकर के चल रहा है, और सरकार को क्या अधिकार है, और सरकार चुप है। ये चलने वाला नहीं है। जब तक कानून में राज नहीं होगा, बिहार में विकास हो सकता है क्या? हमारे लोग डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये बात जान लीजिए, आपकी सरकार आएगी, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी। 2005 से 2010 में हम साथ में थे, किसी अपराधी के औकात थी, हिम्मत थी। क्या हुआ? जो हमारे बोल रहे थे, प्रीतम जी मुख्यमंत्री वही है, नीतीश बाबू वही है, नाम वही है, हम लोग साथ में थे, उनकी ताकत मजबूत थी। और उनको कुछ लोग घेर लिए हैं, जिसको हम कहते अवैध कब्जा कर लिया है, और उसके सामने इस अवैध कब्जा को हटाना है। तो बताइए, जिनको जिनको अवैध कब्जा को हटाना है, हाथ उठाइए जरा। जब आप लोग सब सहमत है, अवैध कब्जा हटेगा और बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। अब आप आइए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा कि आज आप जब जाते हैं अंचल में कि निवास प्रमाण पत्र लेना है, आय प्रमाण पत्र लेना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है, लिखा हुआ है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस एक्ट, बिना पैसा दिए मिलता है क्या? जरा बताइए। अब आप जरा सोचिए, जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, आशा पार्टी, तो क्या होगा? चुनाव आयोग क्या करता है? हर एक व्यक्ति के घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचा देता है कि नहीं पहुंचाता? जब वोट डालने जाते हैं तो वोटर आईडी कार्ड रहता है ना। जब चुनाव आयोग प्रत्येक के घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचा देता है, तो आपकी सरकार जब आएगी, भी नोट कर लीजिए, बाद में कहिएगा, आपकी सरकार आएगी तो आपके घर पर आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्रत्येक साल 31 मार्च के पहले पहुंचा दिया जाएगा। आपके घर में आपको अंचल का चक्कर नहीं लगाना है, ये सेवा है, और सेवा निःशुल्क। आखिर देखिए, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो गांव में हमारे तैनात है, उनको हम सरकार से पैसा किस काम दे देते हैं? अभी क्या होता है? आपको कुछ लेना है तो अंचल जाइए, ब्लॉक जाइए, आपको खर्च करके वहां जाना है, गए तो पता चला है ये नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है, ये आपका अधिकार होगा, और आपकी पार्टी की सरकार जो होगी तो आपके घर पर पहुंच जाएगा। एक मामला जो सबसे अहम है, जब भाई साहब कुछ दे रहा, एक मामला क्या है बिहार में, जरा सोचिए इस बात, जमीन का मामला सबसे नाजुक है। जमीन का मामला सबसे नाजुक है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके गांव में जो जमीन है, पूरी कितनी जमीन है, कितने खातेदार हैं, कौन कौन खातेदार में किसका किसका कब्जा। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी, जब सुन लीजिए, कैसे देखिए, आज अपने यहां बोर्ड लगा दिया ना, आप सबकी आवाज। इसी प्रकार का भय सभी गांवों के सामने एक नहीं कई बोर्ड लगाएंगे, और सुनिए इसको क्या उस बोर्ड में लिखा होगा? उस बोर्ड में उस गांव का नक्शा होगा, और एक एक प्लॉट का, एक एक खाता का, खातेदार के नाम के साथ उस जमीन की, मतलब जमीन किस प्रकार की जमीन है, कौन उसका मालिक है, उसके नाम के साथ आपके गांव को बाहर लगाएगा।
उसे होगा क्या, गांव के सब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये जमीन किसकी है। पता चला कि आप किसी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, चोट आप रहे हैं, अन्नान उनका चला रहा है अपने परदादा का। मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। हमारे पिताजी रहने को बड़े भारी जानकार थे इलाके के, लेकिन मैं बता रहा हूं स्थिति 1967 में हमारे परिवार का बंटवारा हुआ। 2010 में जब सुनिएगा क्या स्थिति है, 2010 में जब मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करना था तो संपत्ति का विवरण देना हो। मेरे नाम से संपत्ति थी नहीं, मेरे पिताजी ने उन्होंने अपनी जितनी संपत्ति उनके नाम थी सब अपने हमारी दोनों बेटियों के नाम कर दिया था। लेकिन बेटी चूंकि हमारे साथ रहती थी तो हमको उसका देना था डिटेल। तो हमने पता किया कि भाई क्या है। जब मैंने अपने पुश्तैनी घर का हिसाब लिया था तो मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी पड़ा। जानते हैं नाम किसका था? हमारे परदादा का नाम था, दादा का नाम। हमारे परदादा के 4 हमारे उनके लड़के थे, हमारे दादा 4 भाई थे। नाम किनका चल रहा है? हमारे परदादा को हम कभी देखे भी नहीं। आप जरा समझ लीजिए, तब जाकर के उसको हम सही करा। ये हमने मुख्यमंत्री जी को बताया। हमने कहा सुनिए, हालत में है बिहार में, हम उत्तर प्रदेश कानून में कलेक्टर रहे, वहां दिक्कत नहीं थी। यहां कागज में क्या है और मौके पर क्या है, बहुत बड़ा भीड़। और नीतीश बाबू कहे कि हम जमीन का सर्वे करा दें। झगड़ा ही होगा ना जी। सबसे पहले गांव में पूरा बता दें। अब पता चला कि कोई तालाब की जमीन और उस तालाब पर उस गांव के 100 लोग घर बना कर रह रहे, तो क्या करेगा? अंचलाधिकारी जाकर उसको पूजा देगा। आपका गांव है कि जब वो पहले सर्वे हुआ था उस समय वो तालाब था, आज की तारीख में वो पूरी आबादी कर चुकी है। तो सर्वे के साथ साथ सेटलमेंट भी चलता है। उत्तर प्रदेश में होता था कि मौके पर देखना पड़ेगा कि कब्जा किसका है। अगर 100 हमारे लोग हैं तो वो अमेरिका का लोग है, वो सब हमारे बिहार के लोग हैं, बिहार के नागरिक हैं, अपने पैसे से घर बना करके वो रह रहे, उनको निकाल दीजिएगा। उनके साथ आपको सेटल कर देना चाहिए, सेटल करना पड़ेगा। इसी प्रकार का कानून होना चाहिए। ऐसे प्रकार का कानून उत्तर प्रदेश में है। तो ये जब हम बाहर अब हम लिखवा देंगे तो सब लोग जान जाएगा और तब आप ड्राइव चलेंगे कि भाई जिंदगा जिसका जहां पर कब्जा है। गांव का लोग झूठ नहीं बोलता, मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में क्या होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूं। जैसे मैं माइक आपके सामने बोल रहा हूं ना, एज कलेक्टर में जाता था, गांव में इसी प्रकार की मीटिंग रहती थी। हमारा जो लेखपाल होता उसका काम था पढ़ना। नाम पढ़ा महेश प्रसाद, बोला कोई खड़ा होता कि सारी तो गुजर गए। गांव के लोग से कौन पूछा जाता था, बताइए गुजर गए, इसका वारिस कौन कौन था? जिसका भी नाम दिया कलेक्टर के सामने उसका पूरी की पूरी कतौनी में एंट्री हो जाती है। उसका एक कागज उसको मिल जाता था, निश्चित हो गया। देखिए मतलब क्या, सरकारी कागजात में सब चीज सही रहे, किसकी जिम्मेदारी है बताइए जरा। सरकारी कागजात सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी कागजात में सब चीज सही दर्ज है। उसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया है, उसमें कोई गलत इधर किया है, हम आप करने बैठे क्या, तो पहले तो वो चीज को ठीक करिए श्रीमान जी, और तब जाकर के आप जिस प्रकार का सुधार लाने लाइए। हमसे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कहीं उत्तर प्रदेश जाते हैं रामचंद्र ढाका में कब हम भी देखिए वहां चकबंदी एक बार नहीं, हर एक 10 वर्ष में चकबंदी होती है। कारण क्या है? वहां कागज सब सही है। आप हम विद्यालय बनाना चाहते हैं, जमीन की कमी नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक 10 साल के बाद अगर चकबंदी होती है तो चकबंदी का एक नियम है कि गांव की जितनी जमीन है सुन लीजिए इसको, अगर आपके गांव में 100 एकड़ जमीन है, चकबंदी होगा तो 3 एकड़ जमीन निकाल दिया काहे के लिए? 100 जमीन में प्रयोग करिए, चाहे खलिहान बनेगा,
स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, बच्चों को खेलने जो चीज भी होती, तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी जमीन जा रही है, वो सबसे जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि जमीन के बारे में पूरी जानकारी गांव के लोगों को दे दिया जाना चाहिए सार्वजनिक रूप से। और वहां कैंप लगाइए, गांव का लोग सो बनाएगा, बताएगा, अब गांव का लोग सबके सामने झूठ नहीं बोलेगा। अकेले चला जाएगा, दूगो दलाल लग जाएगा तो ले दे के झूठा बोल दे, लेकिन पूरे गांव के सामने झूठ नहीं बोलेगा गांव को। आज भी ये जरूरी है कि भाई आपकी कागजात सही, आपके जब कागज सही हो, क्या होगा, कल आपके जमीन के सामने तो फैक्ट्री लगने जा रही है, जमीन का एक्विजिशन होगा, पता चला नाम इनका है, कब्जे पर ये कैसे दूर होगा जब तक मौके पर एक तस्दीक नहीं होती, मौके पर इसकी जांच नहीं हो जाती। और इसलिए हमने कहा कि इस चीज को आपको करना होगा, और इसका सबसे बड़ा तरीका होता है कि लोगों को बता देना चाहिए। इससे आप सहमत है कि नहीं, ये बताइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब तब जाकर के अब देखिए सरकार क्या करती है, जब भी कोई फसल शुरू होगा आपके ब्लॉक में आकर कहेगा सर बीज लीजिएगा, आता है ना, कितने किसान को बीज मिला है बताइए जरा, वो बीज कितना उत्साहित बीज है, कितना खर्च होता है, ये तो समय पर नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी, इसमें किसान सम्मान निधि योजना में तो पैसा देंगे ही, बीज के लिए जरा नोट कर लो, सरकार जो कर रही है ना, हम बीज के लिए सीधे सीधे किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर कराएंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्ड बीज चाहे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का हो, जिसका की हो, वो बाजार में हमारे किसान देंगे, जिम्मेदारी होगी, उनके पैसे पहुंचेंगे। तो जरा जितने हमारे यहां माताएं बैठे हुए, जरा आपने जोड़ा है कितना आपके खाते में पैसा जाएगा, ये जोड़ लीजिए। और ये आपका अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है, ये मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद आइए सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, है कि नहीं? आप जरा समझिए, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। वो कैसे दूर होगा, देखिएगा, बोलेगा क्या, मुख्यमंत्री जी कहेंगे 5 लाख टीचर बना देंगे, दूसरा बोलेगा हम 9 लाख बना देंगे, तीसरा बोलेगा 10 लाख बना देंगे, चौथा बोलेगा 19 लाख बना देंगे। बिहार में कितनी आबादी है, 13.5 करोड़, एवरेज 4 से ज्यादा हमारे बिहार में एक परिवार में है। तो सोच लीजिए कितना परिवार है, करीब 4 करोड़ के आसपास। कितने को नौकरी देने की बात करते हैं, 5, 8, 10। अभी बिहार में कितना कर्मचारी है, आज भी 20 लाख कर्मचारी बिहार में नहीं है। अगर आप 20 लाख कर्मचारी भी आप बाहर कर दीजिएगा तो सबसे पहले तो श्रीमान ये बताइए उनकी तनख्वाह के लिए पैसा कहां से देंगे, आपस में सोच के जरा सुन लीजिए एक बात, ये सोच के कुछ नहीं बचा। रजिस्ट्रेशन का फीस अभी मैं देख रहा था, हंसिएगा गुस्सा भी आता, सबके पास बंदूक का लाइसेंस नहीं होता, सबके पास राइफल का लाइसेंस नहीं होता। हम लोग भी प्रशासन में रहे हैं, हमारे पिताजी के नाम से भी लाइसेंस था, तो मेरे नाम से भी। मुझे देख करके इतना गुस्सा आया, रिन्यूअल का फीस कितना हो गया पता है? कोई लाइसेंस ही है, हाँ 2500 रुपया रिन्यूअल। सोचिए साहब, कर्पूरी जी थे, जरा सुनिए एक बात, कर्पूरी जी का जवाब। कर्पूरी जी की क्या सोच थी कि पहले लाइसेंस बड़े बड़े लोगों को मिलता था और राइफल और बंदूक के बदौलत उनको दबाते थे, हत्याएं की होती थी। कर्पूरी जी ने कहा था कि गरीब लोगों को हम लाइसेंस देंगे, बंदूक खरीदने के लिए हम पैसा भी देंगे। यह सोचिए कि कर्पूरी जी की आत्मा को ऐसा लग रहा होगा कि उनके चेहरे लोग जो सरकार चला रहे हैं तो 25,000 रुपया ले,
कहा है? क्योंकि बिहार में आय का कोई स्रोत बचा नहीं। एक स्रोत था आबकारी का, एक्साइज का, ये तो आप सब जानते हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी हो गई। ये बताइए जितने लोग यहां बैठे हुए हैं कि निकले गांव में जरा शराब नहीं कुछ पीता, जरा हाथ उठाइएगा तो। जिनके गांव में कोई शराब नहीं पीता, ये देखिए, यही मैंने नीतीश बाबू को कहा था, यही मैंने नीतीश बाबू को कहा था कि आप तो पटना में रहते हैं, मैं तो अपने गांव में रहता हूं, मेरा गांव सड़क पर है। मेरे गांव में जो लोग पहले शराब पीता था आज भी शराब पी रहा है। 300 से ज्यादा आदमी जेल जा चुका है। लेकिन क्या लिखा है सब जगह? शराबबंदी सफल। नुकसान कितना है जी? 25,000 करोड़ रुपया जो राजस्व होता उसका नुकसान है 25,000 करोड़। हम इस बात को मान लेते अगर बिहार में लोग शराब पीना छोड़ दिए। हमने नीतीश बाबू से कहा था कि अब अपने कल्याण विभाग गांव में पता करा लीजिए कि पुराना जितना 75 है तो छोड़ दिया है क्या। तो देखिए डबल नुकसान, 25,000 करोड़ का नुकसान। अगर 25,000 करोड़ हमको राजस्व आ जाए और हर एक महिला के खाता में हम 20,000 रुपया देंगे तब भी हमारे पास पैसा बचे। लेकिन 25 करोड़ रुपए नुकसान है। और जितना गरीब लोग है पकड़ाया 3500 रुपया तुरंत। 112 नंबर की गाड़ी लगी रहती है सब जगह, पुलिस की लगी रहती है ना। कौन काम है? लोग मुंह सूंघते रहते हैं। पुलिस का काम मुंह सूंघना है जी। पुलिस का काम जो है वही मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा। नीतीश बाबू ने पुलिस वालों को क्या बना रखा है? मुंह सूंघवा बना दिया है। दिन भर मुंह सूंघवाते रहते और इसीलिए अपराधी लोग तड़ातड़ गोली चलाता है। पुलिस का काम है जो इस प्रकार के अपराधी हैं, जिस प्रकार का अपराध करता है उसके पीछे पड़ करके उसको अंदर पहुंचा देना काम है कि नहीं काम? तो दिन भर पता चला, आपको बता देंगे, यहां सब लोग जाइएगा ना तो पता चलेगा कि यहां सीधी सीधी मीटिंग हो गई। रास्ता में पुलिस वाला से बैठा होगा मुंह सूंघने के लिए। बताइए साहब, ये बिहार के नागरिक है। 25,000 करोड़ का नुकसान। गांव में लोग जेल जा रहे हैं, खर्चा होता है कि नहीं होता? किसी को फायदा नहीं है। लोगों ने नीतीश बाबू को कह दिया होगा कि गांधी जी के बाद आप ही का नंबर आ जाएगा समाज सुधारक में। तो देखिए ये मैं बता रहा था कि अपने पास संसाधन नहीं, इसलिए समस्या है। अब अपना सोचिए क्या कहेगा बिहार में? अरे बिहार में जो धंधा 5 रुपए बताइए, मैं बोलने वाला। अब ज्यादा नहीं, 15 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए। क्या कहेंगे कि झारखंड के बचने के बाद बिहार में कुछ बचा ही नहीं। यहां बोलेगा कि खनिज के नाम पर सिर्फ बालू, जितनी नदियां हैं उसके बारे में क्या बोलेगा कि यही बालू है। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं तो साल ही तक केंद्र में मंत्री रहा ना। विपिन यादव बोले नहीं तो बोलते हैं, आपको बताते भाई हमारा ऐसा केस एकाधे को होगा जहां की केंद्र में हम मंत्री थे, हमारी पार्टी का बहुमत था उतना यहां कि हम एमपी बने रह सकते थे, लेकिन ईर्ष्या दाह जलन के चलते टिकट हमारा तो काट दिए। नुकसान कितना होगा समझिए, इसलिए जान होता न जा रहा। भाई बिहार में हमें नीतीश बाबू को बताया था, मैं जो चीज बोल रहा हूं ना, अब उनको तो याद नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं सुनिए। बगल में आपको सोलो कितना दूर है यहां से? जमुई का सोलो कितना दूर है? बोलिए 50-60 किलोमीटर। ये सोलो में सोना का कुंभ भंडार है। किस चीज का? सोना का कुंभ भंडार। हम जहां से आते हैं नालंदा से, राजगीर आप लोग गए हो, राजगीर के बगल में जेठियन है, सोना का कुंभ भंडार। एक जना नहीं
दो जगह सोना का कूट भंडार है। मैं नीतीश बाबू को बता सकता, इन्हें हाथ पर हाथ डाले बैठे हुए पूरे भारतवर्ष में जितने हमारी महिलाएं यहां बैठी सुन लीजिए आप, जो सोना पहने हुए है ना, अपने देश में इसका उत्पादन नहीं होता। ये सारा का सारा सोना विदेश से आ रहा, सारा का सारा सोना विदेश से आ रहा। 142 करोड़ हमारी आबादी, इतना बड़ा हमारा देश है, उन्होंने पूरा का पूरा सोना बाहर से आयात कर रहे हैं। जबकि बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जहां एक नहीं दो सोना का ऐसा स्तर है जहां अकूत भंडार है सोना। अब जरा सोचिए, आपकी पार्टी की सरकार जब आएगी तो क्या होगा? हम बैठे हैं, हम बैठे नहीं रहेंगे। उस सोना जहां है उसकी खुदाई होगी, सोना निकाला जाएगा और सोना आधारित जितने तरह की फैक्ट्री है वो बिहार में लगाई जाए। और हमारे पास ज्यादा सोना होगा, हम सोना को बाहर भेज लेंगे, हमारी कमाई और बढ़ जाएगी। तो आपको रॉयल्टी भी आएगा, साथ साथ हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे सोना भाई बन जाएंगे। अगर सोचिए पूरे देश में साहब, सिर्फ बिहार में मैं देख रहा था अखबार में कुछ दिन पहले, केरला में थोड़ा सा कुछ मिला, केरला वाले बिल्कुल लड्डू बांट। बिहार में इतना ज्यादा है लेकिन हमारा नेता सबको दिखता ही नहीं। क्योंकि मैं उस विभाग का मिनिस्टर था, इसलिए मैं बोल रहा हूं और मैं नीतीश बाबू को बताता हूं। तो सोना का सबसे ज्यादा कुछ भंडार, ये पूरा का पूरा उसका पीर 35 तक का इलाका है ना। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है कोयला निकालने की, इस सारे में कोयला भरा हुआ, लेकिन हमें कोयला नहीं निकालना है। कहा है क्योंकि दुनिया भर में क्या देख रहे हैं, आज हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर आप कोयला निकालिएगा तो प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे, लोग जान जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम लोग, और दूसरा भी जो हमारा सोर्स है एनर्जी का, इस सामने देखिए सूर्य भगवान है ना, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा के स्रोत है वो कौन है? सूर्य भगवान है। ये अच्छा ऊर्जा है, ये रोज उगते हैं। हम लोग तो छुट्टी पर चले जाते हैं, अगर ये छुट्टी पर चले जाएंगे कैसा लगेगा? इतना हमारे पास ऊर्जा का स्रोत है हमारे बिहार में। और बगल में मैंने बताया ना आपको, टंगस्टन एलिमेंट होता है, बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं सब समझते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जितने भी उद्योग लगे हैं सब उसमें उसका यूज होता है। उसमें कितना पैसा चलाएगा, कितने उद्योग होने लगेंगे। और एक बात और जान लीजिए, अपने पूरे देश में इतना ज्यादा हमारे यहाँ रेयर अर्थ है जो आगे आने वाले जितना हमारा आईटी इंडस्ट्री है, चाहे हमारा एयर स्पेस का है, सब में इसका उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सब प्रकार का हमारा माइंस जो है कहाँ है? तो बिहार में है, और इसी इलाके में पूरा का पूरा है। तो आगे आने वाला समय किसका है जी? आगे आने वाला समय हम बिहारियों का ही है। बिहार में हमारे पास अकूत खनिज संपदा है और खेती के मामले में तो वो अव्वल है। हमारे पास जो जल है पर्याप्त है। और अभी देखिए क्या होता है, आपकी जितनी गाड़ियां आई हुई है सब में डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है और अब गैस पर चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये जितना भी गाड़ी है ना, ये सब हाइड्रोजन पर चलेगा। हाइड्रोजन बनता कहां से? पानी से बनता है। पानी में जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, केमिस्ट्री में सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसी से हाइड्रोजन निकलता है। और पूरा का पूरा बिहार में तो पानी है पानी। तो हमारे पास पानी का भंडार, सूर्य देवता का आशीर्वाद। तो हमारे यहां जो किसान लोग, आज आप समझिए, आप लोग सिर्फ अनाज बेचते हैं, आप फल बेचते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप मछली बेचते हैं। आगे बिहार का किसान हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे, हाइड्रोजन बेचेंगे और हाइड्रोजन के बाहर भी हम लोग ले आता है। तो
कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? जितने तरह के उद्योग धंधे हैं वो कहां लगेंगे? वो बिहार में लगेंगे। बिहार सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। हम लोग क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हम लोगों को जो करना चाहिए था हमारे नेतृत्व को लोगों ने किया नहीं। और अब समय आ गया, आप सब लोग संकल्पित होइए। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और हम लोग सब मिल करके सबको इस प्रकार से काम करेंगे, इस प्रकार सबको लेकर के चलेंगे, सारे के सारे उद्योग धंधे बिहार में लगेंगे। अब अगर आपको कोई कहे ना कि कैसे लगेगा तो आप समझा दीजिएगा। तो जब हमारा उद्योग लग जाएगा, कृषि आधारित उद्योग लग जाएगा, तो हमारा बिहार पहले क्या कहता था लोग, भाई बिहार से ही तो यहां पर देखिए आपका अंग का पूरा, मगध का पूरा, मिथिला का पूरा अपना एक हम लोग का रहा है। तो हम पूरा जो हमारा बिहार है इस सबको हम लोग एक साथ रखना है। और सब बिहार में जब साथ रहेंगे, साथ चल के हम लोग काम करेंगे, तो बिहार विकसित प्रदेश बन के। आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? जरा लोग नेता लोग आए तो पूछिएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई भारत को 2047 में विकसित देश बनाए, कहते हैं ना। तो बिहार विकसित बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? तो विकसित बोलने से नहीं बनेगा ना। जरा सुन लीजिए, नोट कर लीजिए अंतिम बात। 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो अनुमान है कि भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय 15 से 16 लाख, आज वो करीब 2 लाख, वो होगा 15 से 16 लाख। आप सोचिए बिहार में कितना प्रति व्यक्ति आय है? अभी मैं राज्य सरकार का देख रहा था 60,000 है। 60,000 बताइए, 60,000 को 15 लाख होने में कितना साल लगेगा जी? अगर इस स्थिति से हम लोग तो 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार का पीछे रहेगा। तो आमदनी बढ़ानी है। आमदनी कैसे बढ़ेगी? जब संपत्ति का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी इतनी संपदा है उसका ठीक से उपयोग करेंगे। और कैसे संपदा है? वैसी संपदा जिसे मैंने आपको बताया। तो आपके पास सब कुछ है, सिर्फ निर्णय लेना है। और निर्णय क्या लेना है कि अब आपको अपनी सरकार बनानी है। जो लोग सरकार चला रहे हैं वो थक चुके हैं, थके मांगे हैं। कितने वर्ष से सरकार चला रहे हैं? आप जितनी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, आप रोटी सेकती है ना, या सुनिए एक बात, अगर रोटी को नहीं पलटिएगा तो क्या होगा? रोटी को आपने डाल दिया तवा पर, उसको पलटिएगा नहीं, क्या होगा? वही हाल है। आप 20 साल से रखे हुए तो जल ही नहीं जाएगी, ऑलरेडी जल चुकी है। इसलिए रोटी को अब तो जल गई है, पलटना के उसको बाहर फेंक देना और अपना बढ़िया आटा गूंथ करके अपनी बिल्कुल रोटी बनानी है और सबको मिलजुल करके खाना है। मिलजुल कर खाने का मतलब क्या है कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति के नाम पर, न संप्रदाय के नाम पर, न लिंग के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। हम सब लोग भारतीय हैं, हम सब लोग बिहारी हैं। सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा हम लोग बना करके रखेंगे और बिहार को हम लोग विकसित प्रदेश बनाएंगे, तभी जो है भारतवर्ष विकसित प्रदेश बनेगा। तो चलिए समाप्त करने से पहले हम 3 माताओं को प्रणाम करेंगे। आप लोग नारा लगाइए। देखिए, सबसे पहले किनको प्रणाम करना चाहिए आप बताइए? सबसे पहले हम लोगों को धरती माता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम नारा लगाएंगे, धरती माता की तरह बोलिएगा कि ना जय। तो धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की। अब आप आइए, धरती माता तो पूरी दुनिया में है। हमारा देश कौन सा है? भारत। तो भारतवर्ष हमारी माता है कि नहीं है? तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, पैदा किसने किया? किसने पैदा किया है? सबको अपनी मां ने।
तो जितने लोग हैं अपने अपनी माता के लिए जयकार लगाइए कि नहीं? तो अपने अपनी माता की, अपनी अपनी माता की, अपनी अपनी माता की जय। तो हम लोग को, आशा पार्टी के लोगों को, अपनी माताओं का सम्मान का मतलब क्या होता है? धरती का सम्मान, अपने राष्ट्र का सम्मान और अपनी माता का सम्मान, और तीनों का सम्मान करिएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।